दोस्तों, कभी कभी जिंदगी के सबसे अंधेरे रास्तों पर हमें एक ऐसी रोशनी मिलती है जो न सिर्फ हमारे रास्ते रोशन करती है बल्कि हमारी पूरी मंजिल को ही बदल देती है। यह कहानी है हरी की, एक ऐसे रिक्शे वाले की जिसके हाथ मेहनत से कठोर हो चुके थे पर दिल मोम से भी ज्यादा नरम था। उसने एक तूफानी रात में एक सेठ की जान बचाई और जब उस सेठ ने उसकी नेकी की कीमत अदा करनी चाहिए तो हरी ने किराए में कुछ ऐसा मांग लिया जिसे सुनकर उस अमीर सेठ के होश उड़ गए। दोस्तों, उसने दौलत नहीं मांगी, घर नहीं मांगा, उसने एक ऐसा सौदा किया जिसने दो टूटे हुए दिलों को एक ऐसे मकसद से जोड़ दिया जो दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। दोस्तों, लखनऊ नवाबों का शहर। यहाँ सुबह की चाय की चुस्कियां और अजान की आवाजों से शुरू होती है और रातें पुराने किस्सों की गहराई में खो जाती हैं। इसी शहर की तंग और पुरानी गलियों में हरी अपनी जिंदगी का बोझ अपने तीन पहियों के रिक्शे पर खींच रहा था। 50 साल का हरी, जिसके चेहरे की झुर्रियों में मेहनत और गम की अनगिनत कहानियां लिखी थी। पिछले 30 सालों से वे इसी शहर की सड़कों पर रिक्शा चला रहा था। उसका रिक्शा हालांकि पुराना था और सीटें भी फटी हुई थी, लेकिन उसका दिल सोने से भी ज्यादा खरा था। हर सवारी उसके लिए सिर्फ किराया नहीं होती थी बल्कि एक इंसान थी जिससे वे दो बातें कर कर इस दुनिया का अकेलापन अक्सर बांट लिया करता था। हरी का घर गोमती नदी के किनारे एक छोटी सी बस्ती में था। एक कमरे का कच्चा मकान जहां पर अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। उनकी दुनिया बहुत छोटी और सादी थी, पर उसमें एक बहुत बड़ा खालीपन था, एक ऐसा दर्द जिसे समय की कोई धूल ढक नहीं पाई थी। 10 साल पहले उनका इकलौता बेटा 8 साल का मोहन एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गया था जिसका इलाज शहर के सिर्फ बड़े ही अस्पतालों में मुमकिन था। हरी ने अपना सब कुछ बेच दिया, दिन रात रिक्शा चलाया, कर्ज लिया, पर वे अपने बेटे का इलाज नहीं कर पाया। वो इतने पैसे जमा नहीं कर पाया और एक दिन मोहन अपने पिता की गोद में ही इलाज के अभाव में चलते हुए हमेशा के लिए सो गया। उसी दिन के बाद हरी और शांति जैसे जीना ही भूल गए हो, पर उन्होंने अपने गम को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी बची हुई जिंदगी दूसरों के कामों में लगाएंगे। हरी अक्सर अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा निकालकर बस्ती के गरीब बच्चों के लिए किताबें और भूखों के लिए रोटी का इंतजाम करता था। उसका एक सपना था, एक बहुत बड़ा सपना। वे अपनी बस्ती में अपने बेटे मोहन के नाम पर एक छोटा सा दवाखाना यानी क्लिनिक खोलना चाहता था, ताकि वे उसके बेटे के साथ जो हुआ किसी और गरीब के बेटे के साथ ऐसा ना हो। वे अपने रिक्शे में एक छोटा सा डब्बा भी रखता था जिस पर लिखा होता था कि मोहन का दवाखाना। दिन भर की कमाई के बाद जो भी चिल्लड़ या पैसे बचते थे वो उस डिब्बे के अंदर डाल देता था। अब करीब 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन उसमें मात्र 1000 रुपए ही जमा हुए थे। पर हरी की उम्मीदें आज भी जिंदा थीं। उस रात लखनऊ पर आसमान जैसे टूट पड़ा हो। बहुत तेज बारिशें, तेज हवाएं, बिजलियां चमक रही थी और सड़कें तो मानो जैसे तालाब बन गई हो और सभी लोग अपने अपने घरों में दुपक के बैठ गए हों। अभी रात के करीब 11 बज रहे थे। हरी दिन भर की थकान के बाद भीगता हुआ अपने घर की ओर लौट रहा था। उसका मन आज भारी था क्योंकि बारिश की वजह से आज उसकी कुछ खास कमाई नहीं हुई थी। वह हजरतगंज के पास से गुजर ही रहा था, तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़े हुए एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है। वे एक बड़ी सी पुरानी हवेली के गेट के बाहर खड़ा था। बारिश में पूरा भीगा हुआ था और अपना सीना कुछ कस के पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज दर्द हो रहा हो और उसको सांस लेने में भी मुश्किल हो रही हो। अब कोई गाड़ी उनके पास में रुक नहीं रही थी। शायद उनको लग रहा हो कि शायद कोई भिखारी खड़ा हो, इसलिए कोई अनदेखा करके वहां से निकल जाते थे। हरी ने अपना रिक्शा फौरन उनके पास रोका और पूछा, साहब क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उस बुजुर्ग ने मुश्किल से आंखें खोली। मुझे अस्पताल ले चलो। अब हरी का दिल उनकी आवाज, उनके दर्द में डूब गया। हरी को अपने बेटे मोहन की याद आई। उसे भी ऐसे ही सांस लेने में दिक्कत हुई थी। हरी ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने उस बुजुर्ग को सहारा देकर अपने रिक्शे में बिठाया। उसने अपनी फटी हुई गमछे से उनका चेहरा पोंछा। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उस बुजुर्ग के कपड़े कीमती थे और उसकी कलाई पर जो घड़ी बंधी रही थी वो भी बहुत अच्छी कंपनी की लग रही थी। लग रहा था जैसे बहुत अमीर इंसान है। हरी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पानी से भरी हुई सड़कों पर रिक्शा दौड़ा दिया। बारिश बहुत तेज हो रही थी। हरी के भी फेफड़े अब फूलने लगे थे, पर वह रुक नहीं रहा था। वो लगातार उस बुजुर्ग से बातें करता रहा ताकि वो होश में रहे। सेठ जी भी थोड़ी थोड़ी आंखें खोल रहे थे और कहता,
हरी के बस पहुंचने वाले हैं सेठ जी, देखिए वो सामने अस्पताल आ गया, वो देखिए रोशनी दिख रही है। इसी तरीके से करते करते वो हॉस्पिटल के पास तक पहुंच जाता है। कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। वे बुजुर्ग सेठ, जिसका नाम सेठ दामोदर दास था, शहर के सबसे बड़े और अमीर उद्योगपतियों में से एक थे। वो इस समय बहुत ज्यादा दर्द में थे, पर हरी की आवाज उनकी हिम्मत को बंधाए जा रही थी। उसकी आवाज एक अजीब सा सुकून दे रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे कोई फरिश्ता उन्हें बचाने आ गया हो। आधे घंटे की इस जानलेवा जद्दोजहद के बाद आखिरकार हरी जो था सेठ दामोदर दास को शहर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर लेकर पहुंच जाता है और वहां जाके जोर जोर से डॉक्टरों को और नर्सों को आवाज लगाने लगता है। सेठ जी को फौरन अंदर ले जाया जाता है। अब हरी वहीं बाहर बेंच पे बैठ जाता है। वो पूरी तरह से भीग चुका था और कांप रहा था, पर वे अभी वहां से गया नहीं था। वो तो बस इंतजार कर रहा था, उस अनजान सेठ की सलामती की दुआएं मांग रहा था। अब करीब 2 घंटे के बाद डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, आपने बहुत सही समय पे इन्हें यहां पहुंचा दिया। अगर कुछ मिनटों की भी देर हो जाती तो शायद इनको बचाना संभव ना हो पाता। अब वो खतरे से बाहर हैं। यह सुनकर हरी के जान में जान आती है। उसने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया और चुपचाप अपना रिक्शा लेकर घर की ओर चल दिया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, न पैसे मांगे और न ही अपना नाम बताया। अगले कुछ दिनों तक सेठ दामोदर दास अस्पताल में रहे। जब उन्हें पूरी तरह से होश आया तो उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और उस रिक्शे वाले को ढूंढने का आदेश दिया। वो बोले, उस आदमी ने मेरी जान बचाई है, मुझे उस आदमी को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। मैं उसे उसकी नेकी का इनाम देना चाहता हूँ। मैनेजर ने शहर के सारे रिक्शे स्टैंड पर पूछताछ की, पर हरी का कोई पता नहीं चला। सेठ दामोदरदास को लगने लगा कि शायद वो उस दिन कोई फरिश्ता है जो अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हफ्ते बाद जब हरी उसी अस्पताल के बाहर सवारी का इंतजार कर रहा था, तो जो सेठ का मैनेजर था वो उसे पहचान जाता है और वह हरी को लेकर सेठ दामोदर दास के आलीशान प्राइवेट रूम के अंदर पहुंच जाता है। हरी इतना बड़ा और साफ सुथरा कमरा देखकर थोड़ा घबरा जाता है। सेठ दामोदर दास बिस्तर पर बैठे हुए थे, पर अब उनके चेहरे पर कमजोरी की जगह एक गहरा आभार था। उन्होंने हरी को बैठने के लिए कहा। हरी झिझकते हुए एक कोने में खड़ा हो गया। सेठ बोले, मेरे पास आओ। सेठ ने नरम आवाज में कहा, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकता। हरी ने कहा, मैंने आपको कोई एहसान नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। सेठ बोले, तुमने फर्ज से बढ़कर काम किया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी ईमानदारी और नेकी की क्या कीमत अदा करूं। उन्होंने अपनी चेक बुक निकाली और हरी की ओर बढ़ा दी। इस पर हरी से कहा कि तुम जो चाहो, जितने पैसे चाहो लिख लो, या एक नया घर चाहिए और गहने, जो चीज चाहिए वो मांग लो, सब कुछ मिलेगा। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तों को भी रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरी ने उस खाली चेक को देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अपनी गरीबी, अपनी जरूरतें और अपनी पत्नी का चेहरा घूम गया। वो चाहता तो उन पर लाखों रुपया भरकर अपनी जिंदगी की बची हुई जितनी भी मुश्किलें थी सबको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। लेकिन एक बार फिर से हरी को अपने बेटे मोहन का मासूम चेहरा याद आ गया और वह सपना जो उसने मोहन के लिए देखा था। उसने बहुत ही विनम्रता से चेक को वापस सेठ की ओर बढ़ा दिया। सेठ जी, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। यह सुन सेठ दामोदर बहुत हैरान हो गए। क्या पैसे नहीं चाहिए? तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? हरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सेठ जी, अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक गरीब बाप का सपना पूरा कर दीजिए। सेठ बोला, बताओ क्या सपना है? हरी ने अपने आंसू पोंछते हुए कांपती हुई आवाज में अपने बेटे मोहन की पूरी कहानी सुनाई। कैसे वो एक छोटी सी बीमारी के इलाज के चलते हुए पैसों की कमी के कारण उनकी ही गोद में दम तोड़ देता है। उसने अपने इस छोटे से डिब्बे और अपने दवाखाने के बारे में भी बताया। उसने, सेठ जी, दौलत का मैं क्या करूंगा, वो मेरे बेटे को तो अब जिंदा वापस नहीं कर सकती, पर अगर आपकी मदद से मेरी बस्ती में एक छोटा सा दवाखाना खुल जाए जहां गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज हो, तो शायद मोहन जैसे और बच्चे इस तरह बीमार होकर मरने से बच जाएंगे। अगर आप ये कर सकें तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी कीमत होगी, यही मेरा किराया होगा। अब ये बात सुनकर सेठ दामोदरदास के तो मानो होश ही उड़ गए। वो सोच में पड़ जाते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े सौदे किए, लोगों को दौलत के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए देखा, पर आज पहली बार एक गरीब रिक्शे वाला जिसे लाखों रुपए मिल सकते थे, लेकिन उसने नहीं लिए, बल्कि उसके बदले उसने हजारों बच्चों की जिंदगी का सौदा कर रहा था।
उसकी मांग उसके लिए कुछ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए। उसके सीने में एक दर्द था, एक तड़प थी। सेठ दामोदर दास की कठोर आंखों में आंसू आ गए। वे अपनी कुर्सी से उठे और हरि के पास आए। हरि, आज तक मैं सोचता था कि मेरे पास बहुत दौलत है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, पर आज तुमने मुझे पहली बार एहसास दिलाया है कि असली दौलत क्या होती है। असली अमीर मैं नहीं हरि, तुम हो। मैं तो तुम्हारे सामने बहुत गरीब हूं। फिर सेठ दामोदरदास ने एक ऐसा सच बताया जिसने हरि को भी चौंका के रख दिया। उन्होंने कहा, हरि, मैं तुम्हारी ये जो दर्द है, पीड़ा है, उसे समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही परेशानी भोग चुका हूं। जिसने अपनी दौलत होने के बावजूद अपने इकलौते पोते को खो दिया, उसे भी एक ऐसी ही बीमारी थी, और मेरे सारे पैसे, सारे डॉक्टर, उसे कोई नहीं बचा सकेगा। उस दिन के बाद मैंने जीना ही छोड़ दिया था, पर आज तुमने मुझे फिर से जीने का एक मकसद दे दिया। सेठ दामोदर दास ने फैसला किया कि उन्होंने कहा, हरि, तुम एक छोटे से दवाखाने की बात कर रहे हो। अब मैं तुम्हारे बेटे मोहन के नाम से इस शहर में सबसे बड़ा बच्चों का चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाऊंगा, और एक ऐसा हॉस्पिटल जहां किसी भी बच्चे का इलाज पैसे की कमी की वजह से नहीं रुकेगा। और इस अस्पताल को अब हरि चलाओगे भी तुम। हरि, तुम इसके मुख्य ट्रस्टी होगे, क्योंकि इस काम के लिए डॉक्टर या मैनेजर नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसा एक अच्छा और नेक इंसान और एक सच्चे दिल वाले इंसान की जरूरत होगी। उस दिन के बाद लखनऊ के शहर में एक नया इतिहास बनता है। सेठ दामोदर दास ने अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति लगाकर शहर के अंदर एक बड़ा सा अस्पताल बना दिया, और कुछ ही सालों में गोमती नदी के किनारे एक शानदार मोहन चिल्ड्रन हॉस्पिटल बन के खड़ा हो जाता है। हरि अब रिक्शा नहीं चलाता, वो उस अस्पताल का संचालक था। वे हर दिन उन बच्चों की सेवा करता जिनके चेहरे में उसे अपने मोहन की मुस्कान दिखती थी। अब सेठ जी भी सारा वक्त अपना उसी अस्पताल में गुजारते थे। पिताजी अपने बच्चों को खो चुके थे, अब हजारों बच्चों के पिता बन गए थे। तो दोस्तों, ये थी हरि और सेठ दामोदर दास की कहानी। ये हमें सिखाती है कि नेकी का कोई मोल नहीं होता। जब आप दूसरों के दर्द को अपना बना लेते हैं, तो किस्मत आपके कदमों में वो सब कुछ रख देती है जिसको आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। अगर इस कहानी ने आपको दिल को छुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस कहानी को कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।